कक्षा छठी हिंदी बाल भारती। दूसरी इकाई भाषा की ओर। भाषा की ओर इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। उद्धरण या अवतरण चिन्ह ये दो तरह के होते हैं। ये दोहरा अवतरण चिन्ह देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं दोहरा इसलिए क्योंकि यहाँ दो ये डबल डबल लगा हुआ है, और दूसरा है इकहरा अवतरण चिन्ह, ये सिंगल है ना, एक ही एक चिन्ह है। दोनों है ये अवतरण चिन्ह। अब दोनों में क्या अंतर है ये हम देखते हैं। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका। और किसी और के द्वारा लिखे या कहे गए वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। हरिवंश राय का उपनाम बच्चन है। अब इसमें हम ये वाक्य है, इस वाक्य में हमें इस एक शब्द पे जोर देना है, तो इसको हमने इकहरे इन्वर्टेड कॉमा में या इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर अद्भुत है। अब सूर्य मंदिर पे हमें फोकस देना है, इसको प्रभाव दिखाना है, इस पर खास दिखाना है असर, तो इसको हम इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अब इस वाक्य में हमें रामचरितमानस पर जोर देना है, इसलिए इसको इकहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। उसी तरह हम देखते हैं दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है। लक्ष्मीबाई ललकार उठी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब लक्ष्मीबाई ने यह वाक्य कहा था, रानी लक्ष्मीबाई ने। इनका वाक्य ज्यों का त्यों यहाँ लिखा हुआ है, तो इसलिए ये दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वाक्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया है। जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तुलसीदास जी ने सत्य ही कहा है, पराधीन सपने हूं सुख नाही। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, उनका वाक्य है, जैसे का तैसे यहाँ लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। पराधीन सपने हूं सुख नाही मतलब पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी, सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, खुशी नहीं मिल सकती। जो गुलाम व्यक्ति है वह जागने में तो छोड़ो, सोते हुए भी सपना देखे तो उसमें भी उसको खुशी नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। यानी स्वतंत्रता बहुत बड़ी चीज है। इसीलिए तो नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और लक्ष्मीबाई ललकार उठी थी अंग्रेजों के सामने कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी, मैं तुम्हारे अधीन नहीं रहूंगी। और तुलसीदास जी इसीलिए कह गए, पराधीन सपने हूं सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख, आराम, खुशी नहीं मिलती। विवरण चिन्ह, ये इसे हम कहते हैं विवरण चिन्ह। इसका प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। विवरण देना मतलब हम किसी चीज की जानकारी देते हैं, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताते हैं, तो वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ये भी आपने अपने पुस्तकों में देखा होगा, पाठ्य पुस्तकों में प्रश्न उत्तर जहां दिए रहते हैं वहां पर इस बार इस तरह के चिन्हों का प्रयोग आपने देखा होगा। जैसे वनों से निम्नलिखित लाभ हैं, वनों से निम्न लाभ हैं। अब वनों से बहुत सारे लाभ हैं, वन मतलब जंगल, क्या क्या लाभ हैं वो बताने के लिए हम नीचे पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ पर ये विवरण चिन्ह लगा हुआ है। भारत में संतरे की कई किस्में पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ निम्न हैं। अब यहाँ पर भी हमें यहाँ पर बता दिया कि भारत में संतरे की अनेक किस्में मिलती हैं, उसमें से कुछ निम्नलिखित हैं, तो उसके लिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग है, क्योंकि अब संतरे की किस्मों की हम जानकारी दे रहे हैं आगे। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं।
अब बड़ी बड़ी नदियां हैं, वो नदियों की जानकारी आगे दी जाएगी, इसलिए यहाँ पर ये विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। क्रिया के दो मुख्य भेद होते हैं। अब क्रिया के कौन से दो भेद हैं उसके बारे में आगे हमें विवरण मिलेगा, जानकारी मिलेगी या कुछ सूचना मिलेगी, इसलिए यहाँ पर यह विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। कोकण में आम की कई किस्में पाई जाती हैं। अब कोकण में बहुत सारे आम होते हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से आम होते हैं वो उसकी जानकारी यहाँ आगे मिलेगी, इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। लोप चिन्ह। लोप मतलब होता है गायब हो जाना या कोई चीज को हटा देना, छुपा देना, तो ये लोप हो जाता है, वो चीज हट गई वहां से। तो ये जो चिन्ह है ये लोप चिन्ह इसे कहते हैं। 3 बिंदु रहते हैं, ये आपने बहुत जगह देखे होंगे। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभी लोप चिन्ह आप छठी कक्षा के स्तर पे हम इसका उपयोग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। तो जब कोई वाक्य हम लिखना है उसमें कुछ भाग हमें छोड़कर लिखना है तो वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मैं खाना बना तो दूंगी, पर आगे कुछ कहना है लेकिन उसको छोड़ दिया गया है। तो जब ये दर्शाना है कि कोई व्यक्ति बात कहते कहते रुक गया, आगे कुछ नहीं बोला, तो इसको यहाँ पर इस तरह के चिन्ह का प्रयोग होता है, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे। अब बीच में लोप चिन्ह है, मतलब यहाँ पे उन्होंने और भी कुछ वाक्य कहे हैं और लास्ट में कहा हम करेंगे या मरेंगे। और बहुत बार आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में ये देखा होगा रिक्त स्थान, तो ये इसमें यहाँ जो रहता है ये भी लोप चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द आएगा उसको हम पूरा करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। यह वाक्य वो शब्द को यहाँ से हटा दिया गया है या छोड़कर लिखा गया है, तो ये लोप चिन्ह है। लाघव चिन्ह, इसका उपयोग बच्चों हम बहुत बार करते हैं। ये है लाघव चिन्ह, आपने देखा यहाँ पर, ये शून्य नहीं है, 0 या शून्य नहीं है। इसको देखने पे हमें ऐसा लगता है शून्य जैसा लगता है, लेकिन ये शून्य नहीं होता। यह बिंदु से बड़ा होता है और शून्य से बहुत छोटा होता है। जब किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखना होता है तो उस शब्द का पहला अक्षर हम लिख लेते हैं और उसके आगे लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि ये पहली बात याद रखेंगे कि ये शून्य या 0 नहीं है। 0 की तरह इसको नहीं लिखा जाता, क्योंकि 0 जो है ये बड़ा होता है आकार में, लेकिन लाघव चिन्ह जो है वो छोटा होता है। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि लाघव चिन्ह जो है वो छोटा है शून्य से, इसलिए दिखने में भले शून्य जैसा लगता है। कई बार लोग बताने में गलती भी कर जाते हैं, यह शून्य नहीं है। इसको हमेशा याद रखना है कि यह शून्य या 0 नहीं है, न ही शून्य के जैसे या 0 के जैसे लिखा जाता है। अब कैसे लिखते हैं ये देखो, हमने इसको देखा, छोटा सा है ये। अब जब यदि हम किसी अंक में शून्य लिखेंगे तो शून्य जो है वो बड़ा लिखा जाता है। ठीक है, इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि लाघव चिन्ह को शून्य के जैसे लिख देते हैं, तो वो शून्य नहीं है। मैं बार बार दोहरा रही हूं इस बात को कि लाघव चिन्ह शून्य नहीं है, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं इसका हम, जैसे पंडित। अब पंडित को लिखना है शॉर्ट में, तो प का पंडित लिख देते हैं, प का पंग, आगे का डित निकाल दिया, यहाँ पे आगे नीचे लाघव चिन्ह लग गया। प्रोफेसर, प्रो लिख दिया, आगे के शब्द जो अक्षर है वो हटा दिया और यहाँ पे शॉर्ट लाघव चिन्ह लग गया। अब देख रहे हो लाघव चिन्ह, ये शून्य के जैसे आकार जरूर दिखता है, लेकिन ये शून्य के जैसे लिखा नहीं जाता। बार बार कह रही हूं, शून्य जो है आकार में बड़ा होता है। डॉक्टर, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, डॉक्टर, तो ड और उसके आगे ये छोटा सा लाघव चिन्ह। उत्तर प्रदेश, उ प्र,
ऊ के आगे उत्तर में ऊट ले लिया, प्रदेश का प्र ले लिया, उत्तर प्रदेश, ये बीच में लाघव चिन्ह। उसी तरह से आपने गणित की पुस्तक में देखा होगा, आपने घंटा घंग टा हटा दिया, यहाँ पे लाघव चिन्ह। मिनट न और ट हटा दिया, मी, आपको गणित की किताब में याद आ गया ना इस तरह से। किलोमीटर किमी, आगे लाघव चिन्ह। सेंटीमीटर सेमी, लाघव चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, गणित में तो आप बहुत तरह के कोष्ठक इस्तेमाल करते हो, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, लेकिन भाषा में सिर्फ छोटा कोष्ठक इसका इस्तेमाल होता है। और ये क्यों होता है, कहाँ होता है, कब होता है, देखते हैं। अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ को ज़्यादा स्पष्ट करना है, या कोई वातावरण जो है उसको ज़्यादा स्पष्ट करना है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोष्ठक बनाकर कोष्ठक में कुछ शब्द या वाक्यांश लिख दिए जाते हैं, तो संदर्भ का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। जैसे आपकी पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण हम देख रहे हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये एक संवाद है मिताली, देवांश, पापा मम्मी के बीच में। अब ये नाटक है, अब नाटक में हमें स्पष्ट करना है, क्या स्पष्ट। अब मिताली क्या बोल रही है, यह रहा तुम्हारा कमरा, लेकिन कैसे बोल रही है उसको ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है, यहाँ कोष्ठक बना दिया है, मंच पर प्रवेश करते हुए। तो यहाँ पर ये जो संदर्भ है ये ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है कि नाटक में मिताली मंच पर आ रही है और मंच पर आते आते बोल रही है, यह रहा तुम्हारा कमरा। इसी तरह हाथ तो हटाओ, हाथ तो हटाओ, अब कोष्ठक में दिया हुआ है। अब हाथ तो हटाओ ये देवांश कब बोलेगा, मिताली देवांश की आंखों से हाथ हटा लेती है। देवांश कमरे की सजावट देखकर अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है। अब ये हमने जब कोष्ठक में देखा तो हमें स्पष्ट हो गया कि हमें नाटक में करना क्या है। मिताली ने देवांश की आंखों पर अपना हाथ रख दिया है, तो देवांश कह रहा है हाथ हटाओ। अब उसके बाद क्या होता है, मिताली देवांश की आंखों से हाथ हटा लेती है। अब यहाँ पे हाथ हटाने का ज़्यादा संदर्भ स्पष्ट हो रहा है कि मिताली ने उसकी आंखों से हाथ हटा लिया, तो उसमें क्या हो गया, देवांश को दिखने लगा, और देवांश क्या देख रहा है कि कमरे की सजावट बहुत अच्छी है और वो कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। तो इस तरह हम कई बार देखते हैं कि संवाद में, नाटक में किसी संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए, वातावरण को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक, छोटे कोष्ठक में बीच में कुछ उसके वाक्य या वाक्यांश या शब्द लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे कोष्ठक शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। ऐसे ही यहाँ पर है कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए। अब मिताली है, मिताली को क्या करना है, मिताली ने बोला हाय नीलेश आओ, लेकिन कैसे बोल रही है वो, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि वो कमरे के दरवाजे की ओर देख रही है और देखते देखते बोल रही है। तो इस तरह से संदर्भ, घटना, वातावरण को इस अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अब तक हमने कई सारे विराम चिन्ह देखे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो अब आपको कुछ काम करना है, पढ़ो, समझो और लिखो। नीचे दिए गए संवाद में उचित विराम चिन्ह लगाओ। आपको नीचे कुछ संवाद दिए हैं, वहां पर आपको सही विराम चिन्ह का उपयोग करना है। राजेश क्या तुम मेरी सहायता करोगे। अब आपको यहाँ पर दो स्थान है, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। क्यों नहीं, अरे तुम मेरे मित्र हो, तो यहाँ दो जगह विराम चिन्ह आपको लगाने हैं। इसी तरह ये पूरे संवाद में विराम चिन्हों का आपको प्रयोग करना है। अब कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे, जरा अपना दिमाग दौड़ाओ। राजेश क्या तुम मेरी सहायता करोगे। क्यों नहीं, अरे तुम मेरे मित्र हो। हाँ मुझे पता है, परंतु तुम्हारा प्रकल्प कार्य भी तो तुम्हें पूरा करना है। जहां चाह वहां राह, आज ही तो हमने पढ़ा। माँ भी कहती हैं नियमित अभ्यास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गुरुजी
हमें परीक्षा के परिणाम कब मिलने वाले हैं?